नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ जहां जिला एराबार में संचालित एक आवासीय शिक्षण संस्थान में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और हैरानी की बात तो यह है कि संस्थान की अधीक्षिका ने इस मामले को 2 दिनों तक दबा कर रखा। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तब जाकर आनन फानन में पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया, लेकिन आरोपी अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर। उसका क्या रिपोर्ट आता है सार्वजनिक आ जाए, लेकिन जो विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, मैं समझता हूँ तत्काल गृह विभाग ने उसमें सख्ती से कार्रवाई की। खैर, सियासत अपनी जगह है, मगर सवाल ये है कि आखिरकार बच्ची के साथ हुए इस अन्याय पर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। पोटा देवी की छात्रावास में पहली कक्षा की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। यदि ये घटना और इस घटना की गंभीरता है कि देखें कि पहले तो उनके पालकों को भगा दिया जाता है छात्रावास से, उनके एफआईआर दर्ज नहीं होती, मेडिकल उनकी जांच नहीं होती। अमानवीय कृत्य कितना हो सकता है कि उस छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप को भटकना पड़ा। और ऐसे विभत्स घटना में मैं यही कहूंगा, भूपेश जी, आपके सरकार में अब बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। पौने 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चली है और जिस प्रकार से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के 36 वादों को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार से पूछा कि कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे। कांग्रेस के अंदर कलह चल रही है। ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि 36 वादे में से 34 वादे पूरे हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कुछ अलग ही कहना है। भूपेश सरकार जनता को चलाए कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र से कितने वादे पूरे किए हैं। आप लोग के घोषणा पत्र को लेकर आज सवाल उठाया गया। घोषणा पत्र के 281 छोटे बिंदु हैं और 36 बड़े लक्ष्य हैं। आखिरी विश्लेषण जो मैंने किया था उसमें 12 पूर्ण लागू हो गए हैं पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से। 12 आंशिक रूप से लागू हो चुके हैं और 12 पे काम करना बाकी है, जिसमें आप शराबबंदी को एक कह सकते हैं, जो 12 नहीं हुए हैं। इन 12 जो नहीं लागू हुए हैं उसमें से भी कुछ अंश लागू हुआ है, उसको भी मैंने पूरे में नहीं रखा है। और जो आंशिक रूप से लागू किए गए हैं, आधे से ज़्यादा उसमें काम उसमें हो गया है, कुछ काम बाकी है और 12 पूरी तरह से लागू हुए हैं। तो ये कहना कि घोषणा पत्र के किसी बिंदु पे काम ही नहीं हुआ है, सरकार ने लागू ही नहीं किया है, ये गैर जिम्मेदाराना विरोध है। आपको ये कहना चाहिए कि ये आपने कहा था, ये नहीं किया, ये कुछ भी नहीं किया। देश में कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं कि हाँ तो भारत में कुछ था ही नहीं, 9 साल हुए हैं कि भारत का जन्म हुआ है। ये सब बातें हैं। बेरोजगारी भत्ता को लेकर आज सवाल उठाया गया। जी, बेरोजगारी भत्ता ये उस मुद्दे में है जो मैंने कहा कि अभी अधूरा हुआ है। घोषणा पत्र में 10 लाख लिखा है, हम 1 लाख के आसपास अभी दे पाए हैं और उसमें कोई सीमा नहीं लगाई।
इतने ही दिए जाएंगे। तो जैसे जैसे लोगों के एप्लीकेशन आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, कोई लिमिट उसमें नहीं लगाया गया। तो बेरोजगारी भत्ते को लेके जो कहा जा रहा है कि इतने अनएम्प्लॉयड हैं, वो बात इस नाते गलत है कि पंजीयन कार्यालय में जो सरकारी नौकरी चाहते हैं उनका पंजीयन करवाया जाता है, ना कि बेरोजगारों का। आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आप लेकिन रोजगार से तो जुड़ी हुई हैं। आपको जिस संस्था में आप काम करती हैं आपको वेतन मिल रहा है, आप रोजगार में हैं। लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाते हैं। तो दो चीज़ एकदम अलग है। सब शराबबंदी इस चुनाव के पहले शराबबंदी तो सीएम साहब भी बोल चुके हैं, ये कोई संभावना नहीं दिख रही। अब 4 महीने में चुनाव होना है तो 2.5 महीने में क्या मुमकिन है? घोषणा पत्र की बातें पूरा होना नहीं, वो तो जितना हो सकेगा वो कुछ दिखेंगे। अभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जो पहल करनी घोषणा पत्र में लिखा था, उसको भी मैं मान रहा हूँ कि उन बातों में है जो कि नहीं हुई हैं। 10% हुआ होगा, 5% हुआ होगा कि शिक्षा कर्मियों को आपने नियमितीकरण उनका कर लिया, लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी बचा हुआ है। उस पर सरकार काम कर रही है, कुछ दिनों में पता चल जाएगा उसमें क्या क्या पहल, गंभीरता से पहल हो रही। तौर पे कहा है कि अभी आधे से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, जो बचा है उस पर अभी सरकार के पास समय है। उस पर भी पिंटू देवांगन के साथ मैं चित्रा पटेल, इंडिया वाइस, रायपुर। कांग्रेस की जो नियमित प्रेस होती है उसके कुछ और कहने हैं और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कुछ और कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, ये घोषणा पत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि घोषणा पत्र की वस्तु स्थिति क्या है और कितने वादे आपने पूरे किए। आपने अगर वादे किए हैं तो उसको बताना पड़ेगा और उसको पूरा करना पड़ेगा। गुरुवार को नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम विभागों की समीक्षा बैठक लेने के लिए बिलासपुर आए हुए थे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजनीतिक दंगे करते हैं। गुजरात में भी दंगों से राजनीति शुरू की थी, अब लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो मणिपुर में भी दंगे चल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 3-4 बार बदल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष पूरी तरीके से फेल है। प्रदेश में भाजपा की केवल 14 सीटें हैं और हमारी सरकार सब मामले पर गंभीर है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। देश के हर नागरिकों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। देश का संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। हम अपनी आराधना, पूजा आराधना से लेकर हम अपने हर काम कर सके, मगर वहाँ जिस ढंग से हो रहा है, जिस ढंग से गुजरात को जला के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे थे, मणिपुर में भी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी ढंग से बच्ची के साथ रेप हुआ है। ऐसी घटनाएं घटी है। मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। वहाँ के तत्काल कार्यवाही की जिला शिक्षा अधिकारी ने, और तत्काल उस अधीक्षक को कार्यवाही की और जांच चल रही है। अगर दोषी पाया जाएगा तो जरूर कार्यवाहियां होगी। कार्य समिति सदस्य सत्यानंद राठिया ने जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी, जहां उन्होंने प्रेस के सामने केंद्र सरकार के एक निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर उनके संवैधानिक अधिकार व लाभ प्रदान करने के लिए कानून बनाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि आजादी के बाद से महज लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 सालों से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित 12 जनजाति समुदायों के लोग अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस की 50-52 साल तक सरकार रही देश में, उन्होंने जनजाति मंत्रालय का भी देश में गठन नहीं किया। ये धन्यवाद है। आज भी हम नमन करते हैं कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजाति समाज के लिए उनके हित का चिंतन करते हुए देश में उन्होंने मंत्रालय का गठन किए। और कोई भी प्रारूप जो है पहले जांच पड़ताल आयोग के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार तक प्रतिवेदन जाता है। आज मंत्रालय गठन नहीं होता तो दिक्कत होता।
नगर निगम के द्वारा शहरी गोठान में गोबर पेंट का उत्पादन हो रहा है। बता दें कि गोबर पेंट शासकीय भवनों में रंग रोगन के लिए उपयोग होना शुरू हो चुका है। निगम प्रशासन ने गोबर पेंट को शासकीय में शामिल कर दिया है। जनपद के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय भवनों में गोबर पेंट का उपयोग किया जाएगा। निगम प्रशासन गोबर पेंट का उत्पादन प्रतिदिन 1700 लीटर के हिसाब से कर रही है। गोबर पेंट की कीमत 235 रुपए प्रति लीटर रखी गई है, जबकि सामान्य पेंट की कीमत गोबर पेंट की कीमत से दुगनी है। निगम प्रशासन भविष्य में बाजारों में इस पेंट की सप्लाई की योजना बना रहा है। गोबर पेंट सस्ता होने के साथ ही साथ लोगों को अपने घरों को रंग रोगन के लिए बड़ी राहत देने वाला भी है। गोबर पेंट का जो सप्लाई है वो शासन के निर्देशानुसार हमारे नगर निगम में ही उसको हम सप्लाई कर रहे हैं। अभी उसमें एसआर में भी परिवर्तन हो गया है और ये कंपलसरी है कि उसी एसआर के हिसाब से जो ठेकेदार है वो गोबर पेंट का ही उपयोग करेगा। अभी हमने 17 तारीख को जो ओलंपिक खेलकूद का उद्घाटन हुआ है छत्तीसगढ़ ओलंपिक वाला, उसमें भी हमने 2 ठेकेदारों को बेचा है। इसका एमएलसन 235 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पूरे जिले में होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो गोबर से पेंट बन रहा है वो जनपद के माध्यम से उनको सप्लाई किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के ग्राम बीर तराई में संचालित मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले करीब दर्जन भर बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जहां स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए करील की सब्जी पकाई गई थी, जिसे खाते ही कुछ बच्चे उल्टी करने लगे। आपको बता दें कि माध्यमिक स्कूल से दोपहर के भोजन के दौरान करील की सब्जी बनाई गई थी, जिसका भोजन करने के बाद एक बच्चों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को दी गई और बच्चों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से एम्बुलेंस के माध्यम से सभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भिलाई के चरित्र में संदेह पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जहां लोटे से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि हत्या के बाद पति ने थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। मामला जामुल थाना क्षेत्र के भगवत नगर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। करगिल दिवस को दिल में संजोए रखे पूर्व सैनिक परिषद भमतरी ने वीर गति स्मृति को याद कर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरों की शहादत को याद करते हुए करगिल युद्ध को आज कई बरस बीत चुके हैं। कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए और देश का परचम लहराया। इस युद्ध में पूर्व सैनिक परिषद धमंतरी के भी कई जवान युद्ध में शामिल हुए थे। करगिल दिवस के दिन उस पल को याद करते हुए पूर्व सैनिकों की आंखें नम हो गईं। कारगिल का जो माहौल था पूरा हिल स्टेशन था और पहले से लोकेशन छोड़ने के बोल दिया था, तो फिर हाइट पोस्ट पे वो लोग गन अपना तोप और बंकर बना रखे थे, तो उस जगह को कैप्चर करने में बहुत दिक्कत था। ऊपर से भी वो पत्थर फेंक के मारे तो हमारे को कैजुअलिटी था, वो दूर से देख लेते थे, तो वहाँ पर बिल्कुल छुपना था और रात में ही सफर तय करना था वहाँ पर। तो ऐसे करके पोजीशन करके हम लोग जो है आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। रीइंफोर्समेंट आने के बाद कवर फायरिंग दिया, फिर आगे बढ़ते गए, तो उसमें हमारे कैजुअलिटी हुआ 13 जैकलाई के 13 जैकलाई, घातक, ग्रेनेडियर, अलग अलग रेजिमेंट के उसमें कुछ बदले थे। उसका घातक टीम वहाँ पर आगे बढ़ते। आज 24वां कारगिल विजय दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी के द्वारा यह 6वां वर्ष कारगिल विजय दिवस का आयोजन इस कारगिल उद्यान धमतरी में किया गया है। प्रत्येक वर्ष हम पूर्व सैनिक, जिनमें बहुत सारे कारगिल के योद्धा हमारे बीच में हैं, उन योद्धाओं के द्वारा एवं पूर्व सैनिकों के द्वारा कारगिल विजय दिवस का आयोजन करते हैं। इस कारगिल विजय दिवस आयोजन के पीछे हमारे शहीद साथी जो हमारे जिसके साथ रहकर हम लोगों ने कारगिल के युद्ध लड़े, ऐसे शहीद साथियों के शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस का आयोजन करते हैं। 22 जुलाई को आदिवासी छात्र की मलेरिया से मौत के बाद पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने पॉलिटेक्निक क्षेत्र का दौरा किया और विभागीय लापरवाही से छात्र की मौत होने
का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जिले के चिन्ना कोड़ेपाल में संचालित पोटा केबिन में सोमवार को मलेरिया से 6वीं कक्षा के छात्र बबलू, जो कि 12 साल का था, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने पोटा केबिन का निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। परिसर में गंदगी, साफ सफाई के साथ ही साथ मच्छरदानी का भी अभाव देखने को मिला। खबर जसपुर से है, जहां भाजपा के पूर्व सांसद रणविजय प्रताप सिंह जूदेव ने वाहन पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पूर्व सांसद रणविजय प्रताप सिंह ने जशपुर कोतवाली में की। वहीं जशपुर पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षा गार्ड के साथ उड़ीसा के राउरकेला से वापस आ रहे थे, जिसके दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने पूर्व सांसद के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में पूर्व सांसद के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है। साथ ही पूर्व सांसद रणविजय प्रताप ने इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को जारी किया। रायपुर के किसानों को अनेकों सौगात दी। वहीं इस दौरान सल्फर कोटेड यूरिया लॉन्च किया गया। साथ ही किसानों को समर्पित खाद के लिए आगामी सालों के लिए 3.8 लाख करोड़ की सब्सिडी पैकेज की भी घोषणा की गई। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।